जी अस्सलाम वालेकुम। कैप्सिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर 81। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम? आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, कंटिन्यू कर रहे थे हम पेस्टल एनालिसिस। तो उसमें हमने पॉलिटिकल फैक्टर स्टडी कर लिए, इकोनॉमिक फैक्टर स्टडी कर लिए, इसके बाद बारी थी सोशल फैक्टर्स की। ठीक है, लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल चैप्टर्स है, इनमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। कुछ हो सकता है कि इसमें हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा लगे, इसीलिए मैं चाह रहा था कि पेस्टल एनालिसिस के साथ ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम कवर करते रहे। यानी एनालिसिस के कुछ फैक्टर्स हम कवर कर लें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइमल्टेनियसली दोनों चैप्टर्स को लेके चलें। इसमें एक मेरे लिए आसानी ये भी है कि मुझे आपके पेस्टल एनालिसिस के नोट्स बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर पूरा एक नोट्स बनाना, फिर उसमें फैक्टर्स ढूंढना, उसमें कुछ थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि लेक्चर में जब हम स्टैट का कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो तो वो इन इटसेल्फ कंप्लीट यूनिट हो। यानी आज के लेक्चर में जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो आज के लेक्चर में क्लोज हो जाए और इसकी बेस पे आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बुक में से कर सके। यानी वो पार्शल जगह पे नहीं, जैसे हम पेस्टल एनालिसिस में हम स्टार्ट करते हैं जब, तो कोशिश होती है हमारी कि जो फैक्टर्स का कंपोनेंट है वो उसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारा यूनिट सब यूनिट जो है वो साथ साथ ही कंप्लीट होता रहे, हमारे एक लॉजिकल चेक पॉइंट लगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने स्टडी कर लिए पेस्टल एनालिसिस में, इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टडी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सोशल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, वो एक्सरसाइज याद है आपको? असाइनमेंट जो ड्यू है मंडे को, क्या असाइनमेंट बताई थी आपको? आपने गूगल पे सर्च करना है पेस्टल एनालिसिस के, और डिफरेंट सोर्सेज से रिसर्च करके आपने जो पेस्टल एनालिसिस के फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, इनकी लिस्ट बनानी है। कितने स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है? लिस्ट बनाइए। 4-5 स्टूडेंट है बस। चलिए, ये आपने मंडे को असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। असाइनमेंट मंडे को मुझे सबमिट करवानी है, लाजमी चेक करूंगा ये। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज की है तो आप इस काबिल होंगे कि कुछ केस स्टडी जो है इसकी अटेम्प्ट कर लें, किसी हद तक कंप्लीट ना सही, लेकिन आपको अंदाजा हो जाए कि केस स्टडी किस तरीके से आएगी और हमने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसीलिए आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिकल टॉपिक के असाइनमेंट के साथ साथ मैंने चैप्टर 6 में एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन भी आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिया है, क्वेश्चन 4। ये भी आपने करना है। आज के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन 4 है ये हमारा पेस्टल एनालिसिस के ऊपर है, और जो ये एग्जाम्पल 1 2 3 है चैप्टर 10 की, ये हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर है। क्लियर? तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे पेस्टल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक चीज ध्यान में रखें, इसमें जितने भी कंसेप्ट्स डिस्कस होंगे इस चैप्टर में, जितने भी कंसेप्ट्स, सारे के सारे आप पढ़ चुके हैं। गुड न्यूज आपके लिए है, सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े आपने? क्यूएम में। ठीक है, तो उसमें स्टडी कर चुके हैं। यहां पे आई कैप का इंक्लूड करने का, एमएफए के सिलेबस में इस स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स को इंक्लूड करने का मकसद क्या है कि हम इनकी एप्लीकेशन बिजनेस में सीख सके कि क्या है, इनकी एप्लीकेशन बिजनेस में सीख सके कि क्या है। आप अगर मिला के देखेंगे पीआरसी 2 के साथ स्टैट के टॉपिक को, तो आपको पता चलेगा टॉपिक्स वही हैं, बल्कि जो पीआरसी 2 है उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हुई है। यानी वही कंसेप्ट अगर आप पीआरसी की बुक में देखेंगे तो 10 सवाल पे उसने बताया, वही कंसेप्ट एमएफए की बुक में जब उसने डिस्कस किया, उसने एक आधे सवाल में उसको निपटा दिया। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट ने इसको पहले कवर कर, लेकिन चूंकि इतना अरसा गुजरने के बाद बच्चा भूल जाता है, जेहन से चीजें निकल जाती हैं, तो इसीलिए उसने इनको हमारे सिलेबस में इंक्लूड जरूर किया है। लेकिन यूं समझ लीजिए कि जो आपका एमएफए का एक चैप्टर है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चैप्टर 10, ये आपके पीआरसी 2 के 4 चैप्टर्स के बराबर है।
इसमें फोकस किस चीज के ऊपर है? उसका फोकस उसका बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर है कि आप देखेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को आपने बिजनेस में कैसे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक है मेजर्स ऑफ वेरिएशन। हमारा जो चैप्टर है ना, ये दो बड़े सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर्स ऑफ एक वेरिएशन। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएशन में फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टेस्ट दिया। टेस्ट था फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का। एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 0, एक के मार्क्स आए 10 और एक के मार्क्स आए 20। ठीक है। स्टैट का मकसद क्या है? बेसिकली स्टैट का बेसिक पर्पस याद रखिएगा, ये होता है, दो पर्पस है स्टैट के। दो तरह की स्टैट है, दो पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि जब बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल हो, बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल हो, तो उसको समराइज करके, एक इंफॉर्मेशन में समराइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। एक स्टैट का पर्पस ये। और एक स्टैट का पर्पस ये है कि जब हमारे पास बहुत सा डाटा मौजूद है लेकिन हम सारे डाटा का एनालिसिस नहीं कर सकते, सारे डाटा की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में सैलरीड पर्सन है, हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी बताइए, हर सैलरीड पर्सन की, पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन की सैलरी कितनी होती है? क्वेश्चन क्या पूछा फाइनेंस मिनिस्टर ने? बताइए पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन की सैलरी कितनी है? उनका स्टाफ क्या किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो 20 लाख सैलरीड पर्सन है, उन सब की सैलरी लेके उसके सामने रख दी। सर ये देखिए, ये 100 सबों के ऊपर हर एक की सैलरी। क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर के सवाल का जवाब है? नहीं है। यहां से स्टैट सामने आती है। स्टैट का पहला पर्पस क्या है? स्टैट का पहला पर्पस ये है कि जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है उसको एक फिगर में समराइज किया जाए जो उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो। यहां पे हम वो एक फिगर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? एवरेज इनकम, एवरेज सैलरीड इनकम। जब हम एवरेज सैलरीड इनकम फाइनेंस मिनिस्टर को बताएंगे, उसे अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी क्या है। उसे जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है टैक्स के हवाले से कि जब हम टैक्स लगाएंगे तो हमारी कितनी कलेक्शन होगी, वो इस बेस के ऊपर कर सकता है। अगर उसे पूरे का पूरा डाटा दिया जाता, पूरे का पूरा डाटा दिया जाता, तो वो ये डिसीजन मेकिंग ना कर पाता। ऐसे ही है। यह है स्टैट का एक मकसद। और स्टैट का दूसरा मकसद क्या है? स्टैट का दूसरा मकसद यह है कि बाज़ औक़ात हमारे पास, बल्कि अक्सर ऐसा होता है, कंप्लीट डाटा नहीं होता। ठीक है। अब वो जिस बंदे को कहा कि जी एवरेज चाहिए सैलरी कितनी है वर्कर्स की, क्या वो पाकिस्तान के, एक तरीका तो यह है पाकिस्तान के हर सैलरीड पर्सन के पास जाए और उससे पूछे आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में से कोई इकट्ठा करे, डाटा इकट्ठा करे और वो रिप्रेजेंट करे। प्रैक्टिकली बहुत सी जगहों पे ये पॉसिबल नहीं होता। तो स्टैट का दूसरा पर्पस ये होता है कि लिमिटेड डाटा की बेस पे, लिमिटेड डाटा की बेस पे पूरे डाटा के बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, नाम देते हैं सैंपलिंग, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। तो ये स्टैट के दो बड़े क्लासेस हैं। एक जो लिमिटेड डाटा को की बेस के ऊपर हमें पूरे डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, एक ये साइड है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली साइड है। और दूसरी जो हमारे पास डाटा है उसको समराइज करेगी एक फिगर में। ठीक है, ये है हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? तो यहां पे अगर हम देखें, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ आ गई। अब ये दो बड़ी साइड जो मैंने आपको बताई है ना, हर साइड के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अभी ज़हन में रखिएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने साइड पे कर दी।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग के इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने स्टार्ट नहीं की लेकिन हमें पता चल गया उसके तकरीबन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई सैंपलिंग का जिक्र होगा और पॉपुलेशन का जिक्र होगा, और हमने सैंपल की बेस पे किसी ना किसी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब सैंपलिंग आएगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, जब पॉपुलेशन आएगी, तो ये हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली साइड होगी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होगा, हमारे पास डाटा है पूरा, ठीक है, तो हमने एक फिगर कैलकुलेट करनी है जो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट ये 300 भी हो सकते थे प्रैक्टिकली ज्यादा, लेकिन मैं चूंकि कंक्लूजन के ऊपर आपको लेके जाना चाह रहा हूं तो फिगर्स मैंने स्मॉल रखी है ताकि हमारा कंसेप्ट जो उसको हम पिक कर सके। मैंने आपसे पूछता हूं, बताइए एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी एवरेज मार्क कितने स्टूडेंट के, 10, आपके 10। हालांकि क्या ये जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, ये हमारी पॉपुलेशन के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरेज तो मैथमेटिकल एवरेज तो है, लेकिन याद रखें ये फिगर हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उसकी एवरेज फिगर जरूर है, एवरेज फिगर जरूर पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैं अगर आपसे कहूं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज इनकम 1 लाख रुपया है पर ईयर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप कहेंगे सर मैथमेटिकली तो शायद आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर नहीं है। ट्रू पिक्चर क्यों नहीं है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, इसमें 60% ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और इसमें टॉप 20 फैमिलीज ऐसी हैं जो शायद हमारे टोटल इनकम का 40-50% उनके पास जा रहा हो। भी ऐसे होता है ना, ये डिफरेंसेस होते हैं ना, एवरेज फिगर के साथ दूसरी आइटम्स के डिफरेंसेस होते हैं ना। मीन का सबसे बड़ा मसला, मीन का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये आपको एवरेज फिगर तो कैलकुलेट कर देता है, लेकिन उस एवरेज का जो दूसरे पॉइंट के साथ डिफरेंस है उसको कंसीडर नहीं करता। जैसे इस बेस पे आप ये समझ रहे होंगे कि सारे स्टूडेंट्स इस बेस पे, जैसे अगर इसको इनकम समझे तो आप ये समझ रहे होंगे 3 सिटीजन हैं, तीनों की एवरेज इनकम 10 है। इस बेस पे आप कहेंगे 10 रुपए काफी होते हैं, गुजारा करने के लिए 10 रुपए काफी होते हैं। जब आप इस डिसीजन के ऊपर कोई फर्दर इकोनॉमिक एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये बेचारा मर जाएगा भूख से। तो हमें एनालिसिस करते हुए एवरेज को यूज जरूर करते हैं, ये नहीं कि यूज नहीं करते, लेकिन सिर्फ एवरेज काफी नहीं होती। एवरेज के साथ साथ इस एवरेज का जो डिफरेंस है, जो इस एवरेज का जो डिफरेंस है दूसरी आइटम के साथ, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। एग्री करते हैं, ठीक है। आई कैप की बुक में उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा ये एक उबर था फॉर एग्जांपल, उबर टाइप कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके कस्टमर उसको रेटिंग देते थे, तो एवरेज रेटिंग आई फॉर एग्जांपल 3.7। 3 एवरेज रेटिंग हो तो समझा जाता है गुड है, तो कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बाद में पता चला बहुत से कस्टमर कंपेटिटर कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो गए। जब इसका एनालिसिस किया गया तो पता चला रेटिंग कुछ इस तरह की थी, 5, 4.9, 1. अगर फर्ज कीजिए पॉइंट्स में है, पॉसिबल है, या अगर पॉइंट्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल 5, 4, 1, 1, 2, 2, 5, अगर इस तरह का, अब ये मुझे नहीं पता, ये रैंडमली फिगर मैंने यूज किया कि कमोवेश फर्ज कीजिए अगर यही नंबर आता है, डेफिनेट डिफरेंट होगा। अगर एवरेज कैलकुलेट वो तकरीबन 3 के आसपास आएगी। इस बेस के ऊपर अगर ये कंक्लूजन दिया जाए कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्योंकि एवरेज इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 3 है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो कस्टमर्स है क्या होंगे, क्विट कर जाएंगे, शिफ्ट कर। तो सिर्फ एवरेज की फिगर मीन हमें कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर दे रही होती है,
लेकिन सिर्फ एवरेज की फिगर के ऊपर ही डिसीजन मेकिंग कर लेना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये क्या आती है फिगर 3.4। तो वही कंक्लूजन कि अगर एवरेज 3 होगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें गलत कंक्लूजन। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है, सिर्फ एवरेज की फिगर काफी देखना पड़ता है, डिफरेंस क्या है एवरेज का दूसरी आइटम के साथ। इसीलिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ एक दूसरा कंसेप्ट भी ऐड करते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएशन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ दूसरा कंसेप्ट भी करते हैं, वो क्या है? मेजर्स ऑफ वेरिएशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताते हैं हमें कि हमारे डाटा की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है। मेजर ऑफ कि हमारे डाटा की एक सेंट्रल वैल्यू क्या है। सेंट्रल वैल्यू से मुराद यहां से क्या भला? वो एक सिंगल वैल्यू जो हमारे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, हमने स्टैट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक अब आसान अल्फाज में मैं कोशिश कर रहा हूं, टेक्निकल टर्म के स्टैट के टाइप का इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये ऐसे नहीं बोलना, सिंपल स्टैट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक स्टैट का मकसद है जो आपके पास पूरा डाटा है, मौजूद है, सारा डाटा अगर मौजूद है, उसको कैसे सिंगल वैल्यू में सेंट्रल वैल्यू के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाए। और एक दूसरी टाइप ऑफ स्टैट का पर्पस क्या है कि अगर आपके पास डाटा पूरा नहीं है, लिमिटेड डाटा है, तो उसकी बेस पे पूरे डाटा के बारे में कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए। हम सारे पाकिस्तानियों की एवरेज इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके अगर हम कुछ की कैलकुलेट कर लें तो फिर क्या तरीकाकार है कि सारे पाकिस्तानियों की हम एस्टिमेट कर लें। ये दो तरह की टाइप्स है, एक में एस्टिमेशन होती है, सैम्पलिंग होती है, और दूसरे में हम सेंट्रल वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। क्लियर? अब ये जो दूसरे जो है जिसमें हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हमने प्रोजेक्शन करनी है, ये हमारा कौन सा टॉपिक बनेगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये जिसमें डाटा हमारे सामने मौजूद होता है और हम उसमें कोई सेंट्रल वैल्यू जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है उसको लेके डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अकेली सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ मेजर्स ऑफ वेरिएशन को भी ऐड करना पड़ता है सही डिसीजन मेकिंग के लिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएशन में फर्क क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डाटा की सेंट्रल वैल्यू, और वेरिएशन का मतलब उस सेंट्रल वैल्यू का बाकी की आइटम से क्या फर्क है। तो हम इस चैप्टर को किस तरीके से लेके चलेंगे? पहले पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशन, और फिर उसके बाद क्या स्टडी करेंगे? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्लियर? अच्छा, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक चीज आपको बता दूं, चूंकि डाटा डिफरेंट टाइप का होता है, डाटा डिफरेंट, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं भाई बताइए पूरे पाकिस्तान में लोगों की एवरेज इनकम क्या है, आप कहेंगे सर हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, के पास थोड़ी जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है, सैंपल की बेस पे कुछ का डाटा ले आओ, इसकी बेस के ऊपर हम अंदाजा लगा लेंगे, एस्टिमेशन लगा लेंगे। एक ये तरीका। एक दूसरा मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि आप बताइए कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, इनकी हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है? अब ये भी रिसर्च हो सकती है। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उसमें इनकम थी, इसमें हाइट है, डाटा की नेचर चेंज हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनसे मैंने कहा कि इसका मतलब है डाटा की नेचर चेंज होगी तो टेक्निक डिफरेंट हो जानी चाहिए, टेक्निक। इसी तरह इनसे मैंने कहा एवरेज इनकम कैलकुलेट करो, इनसे भी कहा इनकम कैलकुलेट करके लाओ। ये भाईजान इनको काम करने का शौक है, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल 5,000 बंदों की रिसर्च करके उनसे सैलरी पूछी और डाटा मेरे सामने ले आए। इनसे जब मैंने कहा इनका काम करने को इतना दिल नहीं करता, ये 25 लोगों की सैलरी ले आए मेरे पास। सर ये भी तो सैंपल है, 25 भी सैंपल है, 5,000 भी सैंपल। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम ज्यादा सैंपल नहीं ले सकते, बाज़ औक़ात हम आप ज्यादा सैंपल आसानी से ले सकते हैं। तो अगर हमने कम सैंपल की बेस पे डिसीजन करना है, वो ऑप्शन भी मौजूद है। ज्यादा सैंपल की बेस पे डिसीजन करना है, वो ऑप्शन भी मौजूद है। फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में याद रखें, हमारा मेन पर्पस एक ही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा मेन पर्पस एक ही, क्या है पर्पस? सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में
कंक्लूजन ड्रॉ करना, लेकिन वो टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है, उसके आगे फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है, वो डिफरेंट होंगे। कभी हम कुछ, वो हमारे डाटा पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पर्पस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को साइड पे रख रहे हैं। अभी हम बात करते हैं किसकी तरफ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशन। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है, सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को आपको रिप्रेजेंट कर रही हो। ये है 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये कितने हैं, 3। अच्छा, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन में फर्क समझ आ गया ना। यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या है 10, लेकिन इस डाटा में वेरिएशन बताइए कम है क्या ज्यादा है, सेंट्रल वैल्यू, इस वैल्यू का डिफरेंस सेंट्रल वैल्यू से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है 10 का। ठीक है, तकरीबन डबल का फर्क है, उसी अमाउंट का 100% का ले 100% का फर्क है। और उसी तरह इस वैल्यू का इससे भी डिफरेंस है। अगर यही डाटा मैं यूं रखता 9 10 11, इसने 9 हासिल किया, इसने 10, इसने 11, फिर भी एवरेज फिगर 10 आती, फिर भी एवरेज फिगर, ये अगर 9 है, ये 10 है, ये 11 है, एवरेज फिगर फिर भी 10 है। यहां पे भी एवरेज फिगर 10 है, यहां पे दोनों में फर्क क्या है, इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें डाटा में वेरिएशन कम है। जितनी कम वेरिएशन होगी उतना बेहतर है, उतना अच्छा है, उतने हम बेहतर डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। क्लियर? एक क्लासिक एग्जांपल सुना, एक कंपनी है, आपने बताने आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 कंपनी है आपके पास, एक कंपनी का डिविडेंड है, पहले दूसरे तीसरे 3 साल का डिविडेंड बनाऊंगा 30-30-30, एक का डिविडेंड क्या है 30-30-30, दूसरी का डिविडेंड क्या है 10-30-50। हाँ, ये देखा, जो इन्वेस्टर है वो रिस्क को पसंद नहीं करता। हालांकि दूसरी वाली एग्जांपल में 50 भी है, लेकिन उसमें 10 भी तो है। इसका मतलब है दूसरी वाली एग्जांपल में वेरिएशन ज्यादा है, पहली वाली एग्जांपल में वेरिएशन कम। तो जितनी वेरिएशन कम होगी उतना ही बेहतर होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ एवरेज रिटर्न को नहीं डिसीजन मेकिंग में ले रहे होते, सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करते, बल्कि मेजर ऑफ वेरिएशन को भी यूज करते हैं कि देखिए डाटा में वेरिएशन कितनी है। क्योंकि सिंपल रूल है हमारा फाइनेंस का, हाई वेरिएशन हाई रिस्क। जैसे रिटर्न तो दोनों स्टॉक्स का एक जैसा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिस्क किस में ज्यादा है, रिस्क दूसरी वाली में। क्यों रिस्क ज्यादा है, उसमें वेरिएशन है। इसका मतलब है, नोट कर लीजिए, वेरिएशन इज इक्वल टू रिस्क, वेरिएशन इज इक्वल टू रिस्क। क्लियर? अच्छा, ये मैं थोड़ा कंसल्ट बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये तो 5 मिनट में हो जाएगी। तो आपको स्टैट की 2 बड़ी टाइप समझ आ गई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग और सेंट्रल टेंडेंसी अलग। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन को भी क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी काफी नहीं है डाटा की ट्रू पिक्चर को सामने लाने के लिए। अब आज के लेक्चर में चूंकि हमने जो काम करना है वो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। तो कहता है सेंट्रल टेंडेंसी समझ क्या है, कहता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस सेंट्रल सिंगल वैल्यू ऑफ ए डाटा व्हिच रिप्रेजेंट्स होल डाटा। सेंट्रल सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हो, सिंगल वैल्यू एक आएगी। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 तरह के सर, मीन मीडियन मोड। इन सब में जो फिगर आएगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन हर एक फिगर किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी, पूरे डाटा की सेंट्रल वैल्यू होगी, पूरे डाटा में सबसे अहम वैल्यू होगी। ठीक है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, एक नहीं है 3, मीन, मीडियन और मोड। मीन किसी और तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मीडियन किसी और तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
मोड किसी और तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपकी मर्जी नहीं है कि जिस मर्जी फिगर को यूज कर लें, आपका पर्पस है, पर्पस बताएगा कि आपने मीन को यूज करना है, मीडियन को यूज करना है कि मोड को। बल्कि ये असूल समझ लीजिए, पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। हमारी मर्जी नहीं होती कि कौन सा फार्मूला जिधर मर्जी यूज कर लें, बल्कि हमें अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा और पर्पस जिसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, पर्पस ज्यादा है। हमारा पर्पस डिसाइड करता है हमने कौन सा फार्मूला यूज करना। और दूसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर हम मीन कैलकुलेट तो करना चाहते हैं लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो नहीं कर सकते। तो पूरी स्टैट में आपने पढ़ा होगा, मेरे से ज्यादा स्टैट पढ़ी हो, कि बेतहाशा फार्मूला है। स्टैट इसी वजह से बना है, फार्मूला ही फार्मूला है। ऐसे ही होता है ना, भी फार्मूले होते हैं कि नहीं होते? इतने ज्यादा फार्मूले किस वजह से होते हैं भला? क्योंकि प्रैक्टिकली हमें हमेशा हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं होती, कभी किसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो और बाजू का पर्पस भी हमारा हमेशा एक नहीं होता, डिफरेंट पर्पस होते हैं। आप अपने पर्पस के लिहाज से डिसाइड करते हैं मैंने ये फार्मूला, ये वाली फिगर मुझे इस सिचुएशन में बेहतर रिप्रेजेंटेटिव होगी या ये वाली फिगर बेहतर होगी। तो बहुत से फार्मूलाज हैं स्टैट में, हमने कौन सा फार्मूला यूज करना होता है डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। कौन कौन सी चीज के ऊपर? पहला हमारा पर्पस क्या है, बड़ी चीज ये पर्पस क्या है, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ। ठीक है, अगर पूरा डाटा अवेलेबल हो तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जीरो हो जाती है हमारी, हम डायरेक्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आ जाते हैं। और जब हमारे पास पूरा डाटा नहीं है तो फिर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बल्कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। मीन मीडियन, मीन क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा की एवरेज वैल्यू, मैथमेटिकल एवरेज वैल्यू। मीडियन क्या है? मिडल वैल्यू ऑफ डाटा। मोड क्या है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ डाटा। आपसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपने डिफरेंट वर्कर्स हैं, उनको टास्क दिए हुए हैं। ठीक है, टास्क क्या है? फॉर एग्जांपल टास्क ये है कि उन्होंने ये मार्कर बनाना है। फॉर एग्जांपल हर एक ने यही मार्कर बनाना है, 10 वर्कर है। अब एक वर्कर्स को 10 मिनट लगते हैं, एक को 12, एक को 8। डे एंड के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में एवरेज टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम कितने मिनट लगा। आपके लिए मोस्ट सूटेबल यहां पे मेजर कौन सा होगा कैलकुलेट करना? मीन। ठीक है, तो यहां पे मीन यूज करेंगे। ये हमारी मर्जी नहीं है कि मीन में जो मर्जी उठा लिया, ये हमें हमारा पर्पस बताता है। दूसरी एग्जांपल, इन भाईजान ने मुझे रिसर्च करके बताया सर पाकिस्तान में एवरेज जो इनकम है ना वो है 1 लाख रुपया। मैंने कहा एवरेज इनकम 1 लाख रुपया है, इसका मतलब इन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे दी है? मीन। मैंने कहा लेकिन मेरा डिसीजन, मैं ये चाहता हूं, मैंने ये देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपना रोजमर्रा का खाने पीने की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते, जो रोजमर्रा के खाने पीने की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। तो मुझे ये फिगर चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में 20,000 से कम, 20,000 से कम कितने लोग हैं जो कमा रहे हैं। एक लाइन बता दी मैंने, मैंने कहा इससे कम कितने लोग। अच्छा, मीडियन का मतलब ये होता है कि मिडल वैल्यू बता देता है। जैसे मैं इसी इनकम वाली एग्जांपल में इनसे ये कहूं ना कि बताओ कि मुल्क की आधी आबादी कितने पैसे तक कमा रही है और बाकी की आधी आबादी कितने पैसे कमा रही है, यानी अपर हाफ कितने इनकम अर्न कर रही है और लोअर हाफ पॉपुलेशन कितनी इनकम अर्न कर रही है। क्या ये मुझे बता सकते थे? इनके पास डाटा सारा मौजूद है, बता सकते हैं ना? कैसे बता सकते हैं? मिडल वैल्यू कैलकुलेट करके।
ये सबकी सैलरी को तरतीब से लगाएंगे, जो 10 रुपए कमा रहा है, जो 10 लाख कमा रहा है, सबकी। और दरमियान में जहां पे मिडल वैल्यू आएगी, मिडल वैल्यू का मतलब क्या है? मिडल वैल्यू हमेशा ध्यान में रखिए, मीडियन या मिडल वैल्यू का मतलब है आधी पॉपुलेशन ऊपर, आधी नीचे। अब ये मुझे बता देंगे सर, पाकिस्तान में आधी पॉपुलेशन जो है वो 30,000 से कम अर्न कर रही है और आधी पॉपुलेशन 30,000 से ज्यादा, क्योंकि मिडल में आके 30,000 आ गया। मीनिंग इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं मीडियन की? लेकिन मीडियन को ही हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे यूं समझ लीजिए, ये सारी सैलरी है हर पाकिस्तानी की। यहां पे मैंने कहा भाई मिडल वैल्यू बताओ, इन्होंने कहा सर मिडल वैल्यू ये, इससे नीचे नीचे जो है 30,000 है, यानी आधी पॉपुलेशन 30,000 से ऊपर अर्न कर रही है, आधी पॉपुलेशन 30,000 से। अगर यही मैं इस सवाल को बदल लूं कि 50% पॉपुलेशन की इनकम लिमिट क्या है, कितने से, ये वो भी बता सकते हैं। इसी को अगर मैं उनसे कह दूं ना, मुझे ये बताओ कि टॉप के 10% जो लोग सैलरीड पर्सन है वो कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, टॉप के 10%, उसके लिए भी मीडियन ही यूज होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि हम अपना बेंचमार्क 50% से चेंज करके उसको 10% पे ले आएंगे। ये आपने एक टर्म पढ़ी होगी स्टैट में, कभी क्या आती थी, परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या था? परसेंटाइल बेसिकली मीडियन ही है। फर्क सिर्फ यह है कि मीडियन 50% पे काम करता है, परसेंटाइल आप उसको चेंज भी करके 40% पे भी ला सकते हैं, 60 पे भी ला सकते हैं। आपसे ये भी पूछ लेता होता था, बताओ 25% पे क्या वैल्यू है, उसका मतलब क्या होता था कि बताओ 25% से ऊपर कितने लोग इसमें लाई करते हैं। तो अगर अब वापिस आते हैं, अब प्रैक्टिकली देखते हैं मीडियन को। मैंने इनसे कहा भाईजान मुझे पूरे एवरेज इनकम ना बताओ हर स्टूडेंट 1 लाख, क्योंकि मुझे पता है इस 1 लाख की फिगर में बहुत से लोग होंगे जो 10 लाख से भी ज्यादा अर्न कर रहे होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 10,000 से भी कम अर्न कर रहे होंगे। मुझे चाहिए वो लोग जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए सब्सिडी प्रोग्राम बनाना है, गुर्बत की लाइन से जो नीचे है। तो मैंने कहा कि बताओ कितने पाकिस्तानी हैं जो 20,000 से कम अर्न कर रहे हैं। एक सर्टन लिमिट बता दी और कहा इससे कम वाले बताओ, या एक सर्टन लिमिट बता के अगर कहता है इससे ज्यादा वाले बताओ, तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं स्टैट का? मीडियन। मीडियन बेसिकली एक बाउंड्री लाइन है। मीडियन क्या है? ये एक बाउंड्री लाइन है जो आपकी पॉपुलेशन के 2 हिस्से कर देते हैं, एक इससे ऊपर और एक उससे नीचे। ज्यादातर मीडियन में 50% यूज होता है, लेकिन 50% को आप चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मीडियन ही के आगे फर्दर एप्लीकेशन। मीन और मीडियन समझ आ गया? तो मुझे बताइए, मीन एक फिगर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ मीडियन भी यूज होना चाहिए कि नहीं? कुछ जगहों पे मीन ज्यादा बेहतर है, कुछ जगहों पे मीडियन ज्यादा बेहतर है। अब अगर मैं इनसे पूछता हूं भाईजान हमें यह बताइए, हमारा टेस्ट हुआ, क्लास में 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, ठीक है, बताइए जो टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स लिए? टॉप 10% स्टूडेंट। तो ये टॉप पूरी पॉपुलेशन को अरेंज करेंगे और उसमें टॉप 10 निकाल लेंगे। या मैं इनसे ये कहूं कि मीडियन बताइए, एवरेज नहीं मीडियन, कि हमारी क्लास के आधे से ज्यादा, हमारी क्लास के आधे स्टूडेंट्स ने कितने, टॉप 50% ने कितने मार्क्स लिए? तो ये कहेंगे सर टॉप 50 स्टूडेंट्स ने 12 या उससे ज्यादा मार्क्स लिए। फर्क समझ आ रहा है मीन और मीडियन का? अच्छा, मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब है वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हुई हो। एज बिजनेसमैन हम सबसे ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जब हम बहुत सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? मोड। मोड का मतलब है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डाटा,
उसे हम कहते हैं मोड। क्लियर? अच्छा, अब यही हमें वो आगे बता रहा है कि इनको कैलकुलेट कैसे कर। अब आगे कैलकुलेशन का काम है, लेकिन याद रखिए आई कैप का TRC2 में फोकस था कैलकुलेशन के ऊपर, कैफ 6 में उसका फोकस है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो आपको इंटरप्रिटेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, मीन। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीन को? इसमें आपने सिंपल कैलकुलेशन कर, इसमें स्टार्ट की तरह बड़े बड़े फार्मूला स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसलिए मैंने वो बड़ी बड़ी वो सम का फार्मूला था यार, इसका फार्मूला क्या होता था मीन का? मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ठीक है? और ये समेशन x का मतलब क्या है? वैल्यूज को ऐड करना है। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, ये वही है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। व्हाट ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा, डाटा की एवरेज वैल्यू। कहां यूज होता है बिजनेस में? बिजनेस में यूज होता है एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन, सिटीजन की एवरेज इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? बाज़ बात आपने देखा होगा कॉलेज, डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के जाए ना, उधर लिखा होता है मंथली इनकम। वो किस लिए लिखा? ताकि पता चले कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनकी एवरेज इनकम क्या है। उस लिहाज से प्राइस को बाद में, इस इंफॉर्मेशन को प्राइस फीस डिसाइड करने में एडजस्ट किया जाता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि FBR वालों को डाटा दे दिया जाए ताकि वो आपसे टैक्स लें। इसका मकसद ये होता है कि अपने कस्टमर के बारे में हम जाने कि वो उसका इनकम लेवल क्या है, एवरेज इनकम लेवल क्या है कस्टमर्स का, क्या वो हमारी गिवन फीस जो है उसको पे कर सकता है, ठीक है? अगर वो इनकम लेवल ज्यादा हो तो फीस बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कम हो तो फिर डिस्काउंट देने की कोशिश की जाती है। प्राइसिंग में फिर इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन है? मीन। और किस लिए? टू कैलकुलेट एवरेज सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एवरेज सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। बिजनेस, आपको पता है बिजनेस जो है वो बाजू का डिफरेंट कस्टमर्स को, कुछ बिजनेस की तो सेट प्राइस होती है ना, कुछ की डिफरेंट प्राइसेस होती है। कुछ कस्टमर को निगोशिएशन करते हैं, कुछ को हाई प्राइस पे चीज देते हैं, कुछ को लो पे। डे एंड पे या ईयर एंड पे जो बिजनेसमैन है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एवरेज प्राइस जिसके ऊपर प्रोडक्ट सेल हुई है। उसमें यूज हो सकता है मीन। टू कैलकुलेट एवरेज टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू, ये मैंने अभी एग्जांपल शेयर की कि जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें एवरेज टाइम कितना लगता है, ताकि उस लिहाज से हम देखें कि जो ज्यादा जिसकी, फिर इसके बाद फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे मीन के बाद। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट, इस इंफॉर्मेशन में आपने एवरेज टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू प्रोड्यूस ए गुड ये कैलकुलेट किया 10 मिनट है। इसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, आपको पता चला कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनकी डेविएशन ज्यादा है, जैसे कुछ 16 मिनट ले रहे हैं, 20 मिनट ले रहे हैं। तो जिनकी डेविएशन ज्यादा है उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन की जरूरत है कि नहीं? हाँ, इसलिए सिर्फ मीन, हालांकि 10 मिनट आपके लिए हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, क्या 10 मिनट में भी बन जाए तो खर्चे पूरे हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आप ये कोशिश करेंगे एवरेज के बाद के जिनकी डेविएशन ज्यादा है उनको कोई करेक्टिव मेजर लिए जाएं, जैसे ट्रेनिंग वगैरह। ये मीन की एप्लीकेशन, मीडियन की। अच्छा, ये छोटे से कैलकुलेशन है, इसको जरा कर लीजिए ताकि एक दफा रिफ्रेश हो जाए। मीन कैलकुलेट करके फटाफट बताइए क्या जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा मीन कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अब आपने डेली बेसिस के ऊपर कैलकुलेटर साथ लेके आना, मोबाइल पे काम नहीं होगा, कैलकुलेटर पे होगा काम। ट्वेंटी 20.4 या 20.4 क्या किया आपने? सब सारी फिगर्स को ऐड किया, एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और समेशन एक्स कितना आया? 143, एन 7, डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 20.2, ठीक है? ये मीन है, ये मीन। आगे चलते हैं। अब ये मीन क्या है? बेसिकली ये डिपेंड करता है ये इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है? अगर ये इंफॉर्मेशन हो कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन बाय स्टूडेंट टू क्वालिफाई CA
फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं, आपके घर वाले पूछे सीए में कितना टाइम लगता है, आप उन्हें बता सकते हैं कितनी टाइम्स लगती हैं, तकरीबन 20 है। मजाक में कह रहा हूं। आगे चलते हैं। मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन? पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक, पोजीशन कैलकुलेट करें। तो इस पोजीशन का ये देखें, लेकिन पोजीशन कैलकुलेट करें पहले डाटा को अरेंज करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इस डाटा का मीडियन क्या है, 10, इसका मतलब क्या हुआ, आधी पॉपुलेशन 10 से नीचे है, आधी पॉपुलेशन 10 से ऊपर है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, बाजू का स्टैट में होता था, अच्छा इसका क्या है, इसमें लेकिन हमने डाटा को रेंज करना है, ये डाटा है तो रेंज, लेकिन ये 4 और 5, इसमें भी 2, मीडियन इज 2, इसका मतलब क्या है, हमारा आधा डाटा, पॉपुलेशन का आधा डाटा 2 से ऊपर है और आधा डाटा 2 से, इसका मतलब ध्यान में रखना है। अब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि डाटा किस चीज का था। अच्छा, बाजू का तो ऐसा होता है इवन नंबर आ जाता है, जैसे यहां पे अगर हम इधर इसके साथ 6 भी ऐड कर लेते हैं, ये ले 6 अरेंज करके, अब 2 4 6 8 हो गए। अब मीडियन क्या, नहीं, क्या मीडियन एक से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आधी पॉपुलेशन 4 से ज्यादा है और आधी 4 से कम है, और साथ ही ये भी कह दे उसी डाटा में आधी पॉपुलेशन 2 से ज्यादा है, आधी पॉपुलेशन 2 से कम। अगर मीडियन 2 से ज्यादा हो तो यही मतलब निकलेगा ना, जो कि गलत है, इलॉजिकल, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दरमियान में लाइन लगानी पड़ती है, ताकि नीचे वाला आधा अलग और ऊपर वाला अलग। इस केस में फिर हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, n1 ऐड करते हैं, n+1 आइटम, ठीक। जो मिडल वैल्यू दो मिडल वैल्यू होती है उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिडल वैल्यू क्या हुई, 4 और ये सॉरी 2 और 4, तो 2 और 4 की एवरेज वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना समझेगा कि 3 तो डाटा में है ही नहीं, और 3 कैसे आंसर आ सकता है। 3 आपको बता क्या रहा है, इसके ऊपर फोकस करें। 3 क्या बता रहा है कि इस डाटा में 3 से आधी पॉपुलेशन 3 से ज्यादा वाली है और आधी पॉपुलेशन 3 से कम। देखें कंक्लूजन ठीक है, हालांकि 3 पूरे डाटा में कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3 जो हमें जिस कंक्लूजन पे लेके जा रहा है ना, वो कंक्लूजन ठीक है। आधी पॉपुलेशन 3 से ज्यादा और आधी 3 से कम है। कहता है ये जब हमें एक सर्टेन लिमिट से कम या ज्यादा कैलकुलेट करना हो ना, तब वहां पे हम इसको यूज करते हैं कि 50% की पॉपुलेशन कहां पे लाई करेगी, 40% कहां लाई करेगी, 10% वगैरह। टू आइडेंटिफाई पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके लिए यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई अर्निंग ऑफ टॉप 10% सैलरीड पर्सन, ठीक है। यानी जब हमने एक टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 इस तरीके से कैलकुलेशन करनी हो, तो हम लिमिट्स, ये मीडियन बेसिकली लिमिट है, मीडियन को यूज करते हैं। अब इसका मीडियन कैलकुलेट करें, छोटी सी कैलकुलेट, और मुझे बताइए कि 50% डाटा, ठीक है, 50% से ज्यादा डाटा किन फिगर्स पे मुश्तमिल है? 50% से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 50%, एग्जैक्टली 50%। वो कौन सा नंबर है कि सारा डाटा एग्जैक्टली आधा डाटा उससे ऊपर है और आधा डाटा उससे नीचे है? इसको पहले अरेंज करना है, आपने अरेंज किया, रेंज किया तो क्या आंसर आया, 18 एक दफा, फिर 19, फिर 19, 20, 21, 22, 24, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 ही है उधर, 7 है। उसका मतलब है
हमारा जो वैल्यू हो गया वो n+1 7 + 1 डिवाइड बाय 2 फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4 20 क्या बता रहा है कि आधा डाटा हमारा 20 से नीचे है, आधा डाटा 20 से ऊपर है। फर्ज कीजिए ये एक क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी एज है, तो ये डाटा क्या बता रहा है कि क्लास के आधे स्टूडेंट्स की एज 20 से कम है और आधे स्टूडेंट्स की एज 20 से ज्यादा है। कंपनीज फिर इस डाटा को यूज करते हैं, ये सोशल एनालिसिस जो हम करेंगे उसमें भी है, एज ग्रुप्स बनाने में, कि जिस कंट्री में एज ग्रुप टीनेजर ज्यादा है वहां पे कोई और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती है, सेल की जाती है, जहां पे जो बूढ़े लोग ज्यादा हों वहां पे कुछ और प्रोडक्ट सेल की जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने के लिए, और ये तो मीडियन बाय डिफॉल्ट आधी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा होता ना कि आपकी आधी पॉपुलेशन इस फिगर से ऊपर, आधी पॉपुलेशन इस फिगर से नीचे है, लेकिन इसको मीडियन 50% की बजाय 40 30 20 में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड कैसे कैलकुलेट होता है, वो कहता है कि डाटा में जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है आप उसको कैलकुलेट कीजिए। मोस्ट अकरिंग वैल्यू, पहले डाटा को क्लासिफाई कर लें, फिर इसके बाद मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो है वो आपका मोड हो। वेयर इट इज यूज, मोस्ट रिपीटिंग आइटम, इसके ऊपर फोकस करना है आपने। कहां यूज की जाए, टू आइडेंटिफाई विच आइटम इज सोल्ड मोस्ट। हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स है, अगर हमने ये देखना हो कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो सबसे ज्यादा बिकी है, मोड। अगर ये देखना हो कि कौन सी प्रोडक्ट है, सॉरी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनकी एवरेज सेल प्राइस क्या है, उसके लिए कौन सा मेजर यूज करेंगे, मीन। और ये देखने के लिए कि सबसे ज्यादा कौन सी बिकी है, मोड। टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कस्टमर गेव 5 स्टार इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। आपने अक्सर देखा होगा रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग के ऊपर या कोई ऐप डाउनलोड करें, रेटिंग के ऊपर 5 4 3 2 1 होता है, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, और आगे लिखा होता है 5, कितने लोगों ने 5 स्टार किया, कितने 4, कितने ने 3, कितने 2, उसमें कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हो रही है, मोड। आपको फौरन पता चल जाता है कि ज्यादातर लोगों ने 5 स्टार दिया कि 4 दिया। एक तो नीचे फिगर आ रही है 3.7 अलग से नंबर शो हो रहा होता है, वो मीन है, एवरेज, ठीक है। लेकिन उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 स्टार दिए, जिन्होंने 4 स्टार दिए। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट बाय करने लगा हूं, उसमें ज्यादातर लोगों ने 3 और 4 की रेटिंग दी हुई है, इसलिए 3.7 आया है। 3 4 3 4 3 4, तो मैं शायद उस प्रोडक्ट को बाय कर लूंगा। लेकिन अगर है 3.7 है, बहुत से लोगों ने 5 और बहुत से लोगों ने 1 की रेटिंग भी दी है, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट को बाय नहीं करूंगा। इसलिए सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उसके साथ मोड या मीडियन ये भी हम यूज करते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी यूज करते हैं जी। तो ये अच्छा, अब इसी तरह ये छोटा सा डाटा है, इसमें देखिए, अच्छा मोड के बारे में वो एक बात कहता है मोड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। यानी ये डाटा के एक से ज्यादा भी मोड हो सकता है और हो सकता है एक भी मोड ना हो, क्योंकि हर आइटम एक एक यूनिट ही सेल हुई है, ठीक है, तो उसका मोड कोई भी नहीं होगा। और अगर 2 आइटम ऐसे हैं जो 10-10 हुई हैं, बाकी 8 9 7, तो 2 मोड होंगे। इसका मोड कैलकुलेट कीजिए जल्दी, है कोई या नहीं है, 19 2 दफा यूज हुआ, इसका मतलब है 19 हमारे मोस्ट अकरिंग डाटा। क्लियर, ये था हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का स्टार्ट, जिसमें हमने क्या सीखा, जिसमें पहले हमने सीखा बड़ी क्लासिफिकेशन। हमें पता चला बड़ी क्लासिफिकेशन दो, एक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन और दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएशन में क्या कैलकुलेट करते हैं, डाटा की सेंट्रल वैल्यू, पूरा डाटा मौजूद है सेंट्रल वैल्यू। मेजर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं, लिमिटेड डाटा मौजूद है, उसकी बेस पे सारे डाटा को प्रोजेक्ट करना है, एस्टिमेट करना है। हमने स्टार्ट कहां से लिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। आज के लेक्चर में क्या सीखा, मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट, और इससे कि इनका मतलब क्या निकलता है, मतलब कैलकुलेशंस के ऊपर हमने 5 मिनट भी नहीं लगाए, लेकिन इनका मतलब मीनिंग क्या होता है और किस जगह पे कौन सा मेजर जो है वो सूटेबल है, ये हमने सीखा। क्लियर हुई है बात, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं भला, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट, अगर नोट्स बन गए ना, नोट्स बन गए हमारे, क्योंकि थ्योरी के नोट्स ना पर्सनली वो मुझे बनाना आसान लगता है कि मुश्किल, मुश्किल लगता है, हालांकि थ्योरी साल से पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट उसमें निकालने होते हैं वो थोड़ा सा। तो अगर मंडे तक नोट्स बन गए सोशल एनालिसिस के, जो कि उम्मीद है बन जाएंगे क्योंकि दरमियान में छोटी आ गई है, तसल्ली से बना लूंगा इंशाल्लाह मैं, तो फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पेस्टल एनालिसिस के ऊपर, वरना हमारा यही हम इसको आगे लेके चलेंगे। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखेंगे हम, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, और वो कौन सी चीज है जो वेरिएशन को कैलकुलेट करती है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक और भी कोई कोएफिशिएंट भी होता था, कोई नाम होता था ना को, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अगर नोट्स रेडी हो गए तो इंशाल्लाह मंडे को पेस्टल एनालिसिस कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3, नहीं हुए तो फिर मंडे को हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, इसका सिलेबस मुझे बता दीजिए क्या रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीक में वीकली टेस्ट होगा, इसका सिलेबस बता दीजिए क्या रखना चाह रहे हैं आप। पेस्टल एनालिसिस कर लें, और आपका टेस्ट किस दिन होता है, ट्यूसडे को। पेस्टल एनालिसिस कर लेंगे आप, 14 का भी कर ले, 14 का हुआ तो है वैसे, 14 तो दिन की, 14 का कर लेते हैं और पेस्टल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपने ये नहीं कहना कि सर पेस्टल एनालिसिस में आपने चैप्टर 4 और 5 तो करवाया ही नहीं है तो उसका टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, कह सकते भला, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है कि आप गूगल पे सर्च करके आपने फैक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उस एनालिसिस में यूज होने, वो बाकी आईकैप की बुक में जो चीजें दी हुई, एग्जांपल्स दी हुई है, वो तो हम केस स्टडी के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई लिस्ट डाउन करने हैं वो मैंने लैदा से भी आपको एक्सरसाइज दिया, ताकि आप कुछ जो है गूगल से भी लर्न कर लें फैक्टर्स सिर्फ, और केस स्टडी उन फैक्टर्स को यूज कैसे करना है, केस स्टडी और मजीद जो आईकैप के, क्योंकि आईकैप ने जो डिस्कस किया है ना वो है तो ठीक, लेकिन वो मेरी तसल्ली नहीं है कि वो सफिशिएंट है। तो मैं चाहता हूँ इसमें मजीद हम कुछ एग्जांपल्स ऐड करें आईकैप की बुक में, और वो एग्जांपल मजीद आपको कहां से मिलेगी, और वो आपने तलाश करनी, मैंने नहीं करनी, आपने तलाश करके मुझे देनी है। क्लियर, कर लेंगे काम, मंडे को भूल नहीं जाना आपने, असाइनमेंट में लाजमी आपसे लूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा चैप्टर 14 का, और पेस्टल एनालिसिस बेसिक लेवल पे, इजी एग्जांपल रखूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करता, लेकिन होगा बहरहाल पूरा पेस्टल, आपको पता चल जाए कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना। फैक्टर सिंपल रखेंगे हम, लेकिन केस स्टडी बेस्ड होगा वो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।